आज सुनिए वनस्पति शास्त्र में पीएचडी, वनस्पति शास्त्र शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर में प्राध्यापक लेकिन हिंदी लेखिका डॉक्टर किसलय पंचोली जी की लिखी हुई कहानी इंदु की स्लाइड। तो शुरू करते हैं कहानी इंदु की स्लाइड। बरसों बाद पोस्टमैन एक मोटा लिफाफा लाया है। भला क्या हो सकता है? हाथों को लिफाफे से ज़्यादा संदेह का वजन लगा। खोला तो खुशी से झूम उठी। इंदु ने टेक्सास से पत्र लिखा है। वहाँ A&M विश्वविद्यालय में मरीन इकोलॉजी ऑफ फिशेस पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है। उसे सभी जरूरी कागजात भेजे हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रारूप, सदस्यता शुल्क की विस्तार से जानकारी, दिनानुसार समय सारणी, सेमिनार में सहभागी होने वाले जाने माने जंतु वैज्ञानिकों के नामों की सूची, पिछले सेमिनार के छायाचित्र और बहुत प्यारा सा अपनत्व से भीगा पत्र। सचमुच हाथ से लिखे पत्र आजकल दुर्लभ प्रजाति जैसे हो चले हैं। फ़ोन, ईमेल, मैसेंजर, फेसबुक और व्हाट्सएप के जंगल में अपने लिए आवाज़ ढूंढती प्रजाति। इंदु ने लिखा है, प्रिय सुलोचना, बहुत बहुत याद व प्यार। मुझे मालूम है तू घर गृहस्थी, बच्चों व पति देव को छोड़कर इस सेमिनार के लिए यहाँ नहीं आएगी। फिर भी दिल नहीं मान रहा, वही पत्र लिख रहा है। याद है सुल्लू, जब अपन दोनों कोच्चि में पीएचडी कर रहे थे, तेरा काम मुगलिस सिफेलस फिश के बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पर था और मेरा पीनियस इंडिकस प्रॉन के हिप्पोप्रेंक्रियास की हिस्टोपैथोलॉजी पर। वाह, वे भी क्या दिन थे। हम कभी दिन भर लैब में स्लाइड बनाते, कभी शाम ढलने पर समुद्र तट पर मछलियों का व्यवहार नोट करते रहते। घंटों माइक्रोटोमी अर्थात मशीन द्वारा स्थायी स्लाइड बनाना में जुटे रहते, या फिर रात रात भर बतियाते, थकते ही न थे। मैं जानती हूँ तेरा काम मौलिक है, अ रेयर ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क। यू नो, वहाँ इंडिया में मौलिक काम की वैसी कदर नहीं। तू अपने पेपर्स फटाफट तैयार कर ले और यहाँ चली आ। वी विल एन्जॉय अगेन। देख, इस बार भी बहाने मत बनाना। तेरे दिल की आवाज़ मुझे यहाँ हज़ारों किलोमीटर दूर भी सुनाई दे रही है। हाँ, जस्ट कम, एक्सप्लोर योर सेल्फ, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। मैंने कहीं पढ़ा था, विवाहित जीवन के 10 वर्षों के बाद पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तुम्हारी क्या स्थिति है? तुझसे बहुत सारी बातें करना है, तुझसे सुनना है जो मिलने पर ही मुमकिन है। पत्र मिलते ही कन्फर्मेशन रिंग करना। तेरी अपनी इंदु। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। मैं सोचने लगी, फ़ोन मुझे लगाना है और घंटी भी मुझे ही सुनाई दे रही है। ये क्या हो रहा है? इंदु का पत्र, आने का आग्रह, रिंग करने की हिदायत और ये ट्रिन ट्रिन की घंटियाँ। तभी मैंने महसूस किया कि कोई मेरा कंधा झिझोड़ रहा है। सुलोचना उठो, अलार्म कब से बज रहा है, बंद क्यों नहीं करती? अनुपम को सुबह की नींद में खलल जरा भी पसंद नहीं। यही वे पल होते हैं जब इन पर बच्चों की तरह लाड करने को जी चाहता है। मैं तुरंत अलार्म को विराम कर देती हूँ। ओह, ये वही मनोकामना का हवाई जहाज़ था जो सपनों के आसमान में उड़ा जा रहा था, जिसमें बैठकर एक बार फिर मेरा मन चहेते हवाई अड्डे पर उतरना चाहता था। काश ऐसा होता, काश कि जो सच है वो सच ना होता। झूठ भी पानी की तरह बहता, जिस मर्तबान में रख दो उस रंग का दिखाई देता। कल्पना के क्रिस्टल गिलास में झूठ का सपनीला शरबत कितनी प्यास बढ़ा रहा था कि अभी पी जाऊं, पर यथार्थ की अनुभूति मुझे सुबह के दैनिक काम की ओर ढकेल रही थी। घड़ी की टिक टिक सपने भी नहीं देखने देती, सोचने भी नहीं देती, इंसान को मशीन बना देती है। घड़ी और नींद में कैसी शत्रुता है? दरअसल ये शत्रुता घड़ी और नींद की नहीं, समय और सपनों की है। मैंने खुद को समझाया, बेचारी इंदु। उसके वर्तमान हालात मुझे परेशान करने लगे। मन ने कहा, हो ना हो आजकल में तुझे इंदु दिखाई देगी। तभी ऐसा सपना आया। मैंने फिर सोचा, कहते हैं भोर का सपना सच होता है। काश ऐसा ही हो कि आस मेरे लिए आज की सुबह का विश्वास बन गई। विश्वास से भरी मैं महाविद्यालय के लिए निकली तो क्या देखती हूँ कि सामने से इंदु चली आ रही है, अपनी खास चाल से पैदल पैदल। अक्सर मुंबई आगरा रोड की मार्ग विभाजक पट्टी पर वो ऐसे ही चलती चली जाती है। 15 किलोमीटर जाना और आना, ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा है। दिन भर में कभी भी जब उसका मन करे, उसके घर से महाविद्यालय और महाविद्यालय से घर, कभी मुझे दिख जाती है, कभी नहीं। उसने मानो स्वयं के लिए यूनिफॉर्म सी तय कर ली है। दुबली पतली काया पर मैली कुचली साड़ी, पैरों में मर्दाने जूते, बदन पे काला विंड चीटर, आँखों पर मोटे गिलास का चश्मा, बिखरे उलझे बालों पर कसी कैप,
कपाल पर चंदन का टीका, कंधों पर लटकते तरह तरह के झोले, कभी फटे पुराने तो कभी एकदम नए रंग बिरंगे। झोलों में रुक रुक कर भरती जाती है वो अपनी पसंद की चीज़ें जो कुछ भी हो सकती हैं। मसलन कोई चौकोर गत्ता, फेंका हुआ सेल, मुड़ा तुड़ा अखबार, कांच का टुकड़ा, किसी खास रंग की पॉलीथीन या कुछ भी जो उसे उठाने की इच्छा हो जाए। उसके लिए चयन की कोई दुविधा नहीं है। वो बगैर सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप के भी कचरे की तह से अपनी पसंद की चीज़ें निकाल लेती है। हाँ, एक चीज़ उसके हाथ में हमेशा रहती है, सूक्ष्मदर्शी रखने का लकड़ी का एक अदद डिब्बा। कल तक जो उसके लिए कचरे का ढेर था, आज वही उसका परिचित और प्रिय संसार है। उसी कचरे के ढेर में वो अपना खोया हुआ संसार खोज रही है, या शायद इसी कचरे को बीनकर वो एक प्रति संसार बनाना चाह रही है। मैंने कार कुछ धीमी की। वो मार्ग विभाजक पट्टी पर खड़ी थी, मैं बीच ट्रैफिक में। उसके पास कार रोक नहीं सकती थी। मैंने बाईं ओर का इंडिकेटर दिया, कार रोकी, हॉर्न बजाया, हाथ हिलाया और पुकार लगाई, इंदु, इंदु इधर आओ, मैं सुलोचना तुम्हारी दोस्त, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। मेरा मन चाह रहा था इंदु को सपने का शरबत पिलाऊं। उसने मेरी आवाज़ और इशारों पर कोई ध्यान नहीं दिया। हाथ में पकड़े डिब्बे को थोड़ी देर के लिए डिवाइडर की मिट्टी में कतारबद्ध लगे कनेर के पौधों के पास रखा। चीज़ों को तरतीब से रखने की उसकी आदत अभी भी नए प्रति संसार में बरकरार थी। फिर उसने झोले में से बॉटल निकाली, बड़ा सा मुंह खोल कर गट 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 कर झट से पानी पिया। कुछ पानी ढुला, कुछ पी पाई। बॉटल बंद करके झोले में रखी, डिब्बा उठाया। विजय की किसी स्वयंभू आकांक्षा में हाथ ऊंचा कर डिब्बे को झंडे की तरह लहराया और आगे बढ़ गई। दरअसल मैं जिस धन्यात्मक संसार की तरंगों से उसे बुला रही थी, उसके लिए कोई रिसीवर इंदु के पास नहीं था, और उसके नए संसार की ध्वनियों को सुन पाना मेरे लिए था नितांत असंभव। झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर चिल्लाता रहा, देखो देखो पगली मैडम, डिब्बे वाली पगली मैडम, फूले कोट वाली पगली मैडम। बेचारी इंदु। ठंडी आह भरकर मैंने अपने आप को संभाला। सीधी तरफ का इंडिकेटर देकर कार को सड़क की मुख्य धारा में शामिल किया। ये एक तरह से इंदु के संसार में दाखिल न हो पाने की व्यवस्था थी, जो मुझे वापस अपने संसार में खींच ले आई। घड़ी देखी, 11:35। सिर्फ 5 मिनट है मेरे पास। महाविद्यालय पहुँचते ही कार पार्क करके एक सिरे पर स्थित विभाग से चौक डस्टर लेकर लगभग पूरा परिसर पार करते हुए दूसरे सिरे पर अपनी कक्षा तक 11:40 के सायरन के पहले पहुंचना था मुझे। मैं 15 मिनट इंदु को बुलाने में खर्च कर चुकी थी। मैंने मानसिक तौर पर उसके ख्याल से मुक्त होना चाहा। कक्षा में आज पढ़ाए जाने वाले पाठ की रूपरेखा, बोर्ड वर्क व समझाइशी हिस्सों को मन ही मन बुनना चाहा, और दोनों ही प्रयासों में पूर्णतः सफल न होते हुए मैं कक्षा में पहुंची। नियत काम मैं करती चली गई, उपस्थित लेना, बताना, चित्र बनाना, समझाना। ऊपरी तौर पर मेरे साथ सब कुछ सामान्य था, पर मन के माइक्रोस्कोप पर एक स्लाइड पॉइंटर इंडिकेटर के साथ स्थायी रूप से जुड़ गई थी। कभी मेरी अभिन्न मित्र रही इंदु की स्लाइड। विज्ञान में संदर्भ सहित व्याख्या नहीं होती, आंकड़े और उनसे सिद्ध तथ्य होते हैं। पर मुझे लगता है कि मैं परीक्षा कक्ष में बैठी हूँ, पेपर बटा है। पहला प्रश्न यही है कि डॉक्टर इंदु दवे की वर्तमान स्थिति के कारकों की व्याख्या कीजिए। अगर ये कारक नहीं होते तो इंदु जी के संभावित भविष्य को अपने शब्दों में लिखिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ, क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ। सुलोचना जी, क्या बात है, आज आप कुछ अपसेट लग रही हैं। गर्दन उठाकर देखा, ये मेहता हैं, सहायक प्राध्यापक मेहता, जो मेरे उदास चेहरे को देख सहानुभूति के लेप के बहाने से स्पर्श सुख पाने को लालायित हैं। इसीलिए अपनी कुर्सी मेरी कुर्सी के बहुत करीब खींचकर नाटकीय आत्मीयता से लथपथ जुबान खोल रहे हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने अपने को अपने तक सीमित रखा। पहले सोचा कुर्सी की कील में साड़ी फंस जाने का बहाना बनाऊं, लेकिन फिर बिना कोई बहाना बनाते हुए अपनी कुर्सी को थोड़ा दूर खिसकाया और नज़रों से मेहता को आगाह कर दिया कि फ्लर्ट की भाषा न सिर्फ मैं अच्छी तरह समझती हूँ, बल्कि उसे नापसंद भी करती हूँ। भला मेहता जैसे लोगों के साथ इंदु के प्रति बढ़ती बेबसी को मैं क्यों सांझूं, जो पुरुष के उस थोड़े से अड़ियल वर्ग से हैं जिन्हें अपने पूर्वाग्रहों के पत्थरों को अहम की तगाड़ी में ढोते रहने की मजबूर मजदूरी की आदत पड़ चुकी है। इंदु उनके लिए बस उपहास का पात्र है, फ़कत मजाक का विषय या कलुषित निष्कर्ष निकालने का समीकरण भर।
अगर मैं बात करती भी तो यही सुनने को मिलता, अरे सुलोचना जी, आप भी किस मनहूस शक्ल की बात लेकर उदास हो रही हो। मैं ना कहता था, देखना मैडम इंदु एक दिन पागल हो जाएगी। माइक्रोस्कोप तो बस एक निमित्त बन गया। इन अधबूढ़ी कुंवारियों का पागल होना तो समझो निश्चित ही होता है। पता है मैम, मैंने जब अपना ये ऑब्जर्वेशन साइकोलॉजी वाले प्रोफेसर वर्मा को बताया तो वे भी बोले थे, हाँ मेहता, रिसर्च का इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है ये, पर डाटा कलेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। हो। यदि इस पर भी मैं कुछ न कहती तो फिर वे अपना हमेशा का पसंदीदा विश्लेषण दोहराते, यू नो, सेक्स इज अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ लाइफ। फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगा? या तो ये तथाकथित मिस किसी की वहम बन जाए या पागल हो जाए। यही दो ऑल्टरनेटिव रहते हैं इन चिर कुंवारियों के पास। हो, गोया कुंवारे रहने का मौलिक अधिकार सिर्फ पुरुषों की ही बपौती हो। मेहता से बात ना करके मैं अपने आप को शाबाशी दे रही थी, लेकिन जब घर पहुंचकर शाम के वक्त इनको चाय देते हुए मैंने कहा, सुनो, पता है आज फिर इंदु दिख गई थी। उसकी हालत और ख़राब हो चुकी है। मैंने उसे बहुत पुकारा पर उसने मेरी एक भी आवाज़ नहीं सुनी। बेचारी इंदु। तब मुझे लगा था मेरे घाव पर सहानुभूति का मरहम लगाएंगे अनुपम, पर यह तो एकदम फट पड़े। सुलोचना, और कोई टॉपिक नहीं मिला बात करने को? इंदु सबको दिख जाती है वो पगली इंदु। ठीक है, कभी तुम्हारी फ्रेंड थी, पर आज वो एक गंभीर मानसिक रोगी है। बस क्या ज़रूरत थी तुम्हें उसे लिफ्ट ऑफ़र करने की? अच्छा हुआ उसने तुम्हें सुना नहीं। कार में बैठ जाती तो पता नहीं क्या नुकसान कर डालती। मुझे शुरू से ही तुम्हारी उससे दोस्ती नागवार लगती थी। आगे से इंदु का नाम मत लेना मेरे सामने। मैं अवाक सी अनुपम को देखती रह गई। अनुपम के इस उखड़े रवैये से मैं क्या समझूं? याद आई इनके दोस्त विकास की हत्या। तब एक पखवाड़े तक किसी नन्हे बालक की तरह बिलखते रहे थे अनुपम। बुरी तरह उदास और परेशान हो गए थे। मैंने किन किन तरीक़ों से कैसे कैसे इन्हें संभाला था, और आज जब मैं इनसे सांत्वना के दो बोल सुनने के लालायित हूँ, मेरे ऊपर ऐसी तानाशाही चला रहे हैं ये। क्या मेरी कोई व्यक्तिगत पीड़ा नहीं हो सकती? भला मैं कैसे खारिज कर सकती हूँ मैं इंदु को मेरे मन से, जिसके साथ पूरे 15 बरस हंसी खुशी से बिताए हों? ऐसा क्यों होता है कि अक्सर पत्नी से सारे सामाजिक शिष्टाचार अपेक्षित होते हैं और पत्नियां न सिर्फ ये ऐसे हैं क्या करूं कहकर पति के सभी अशिष्टाचारी व्यवहार झेलती हैं, बल्कि पति की अभद्रता को उनके दिन भर के काम की थकान से उपजे तनाव के खाते में डालकर उन्हें निर्दोष भी प्रमाणित करती जाती हैं। मैं फिर घर के रोज़मर्रा के काम करती चली गई। शाम का खाना बनाना, बच्चों का होमवर्क करवाना, खाना परोसना, डाइनिंग टेबल साफ़ करना, बिस्तर लगाना, बच्चों के लिए दूध बनाना, आदि आदि। अनुपम मज़े से खाना खाते रहे, टीवी देखते रहे, ऐसे मानो शाम को उन्होंने मुझे झिड़का ही ना हो। ये बात अपराध बोध बढ़ा गई। यदि अनुपम इस तरह सहज नहीं हुए होते तब मैं अपने अपमान को उनके क्षणिक आवेश से नत्थी करके अपने स्त्रियोचित क्षमा भाव के हवाले कर देती, लेकिन उनकी इस सहजता ने मुझे और गहरे अवसाद से भर दिया। ऊपरी तौर पर मेरे साथ अभी भी सब कुछ सामान्य था, पर मन के सूक्ष्मदर्शी पर एक स्लाइड आबद्ध थी, पॉइंटर इंडिकेटर के साथ। वही कभी मेरी अभिन्न मित्र रही इंदु की स्लाइड। मैं लगातार यही सोचे जा रही थी कि इंदु के साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या मेरे प्रयासों में कमी रह गई? क्या मैं भी परोक्ष रूप से इसके लिए जिम्मेदार नहीं? आखिर कैसे मेरी आंखों के सामने एक सत्यव्रती, बुद्धिमान, तर्कशील, विवेकी, आत्मसम्मानी, कर्तव्यनिष्ठ, मिलनसार, श्रेष्ठ शिक्षक और प्रिय सखी यूँ पगली मैडम, डिब्बे वाली पगली मैडम, फूले कोट वाली पगली मैडम में तब्दील हो गई, और मैं कुछ नहीं कर पाई? क्या ये मेरी हार नहीं? क्या ये शिक्षा जगत की हार नहीं? मैंने अपनी विवशता को शिक्षा जगत के साथ बांटना चाहा, लेकिन मन हल्का नहीं हुआ। इंदु और मैंने साथ साथ ही इस 100 साल पुराने गौरवशाली विज्ञान संस्थान में व्याख्याता के पद पर नौकरी शुरू की थी। तब जंतु विभाग में 2-3 प्राध्यापक ही पीएचडी थे, वे भी प्रौढ़ या वृद्ध। हमारा अलग ही रुतबा था। दोनों युवा, ताज़ा तरीन, पीएससी से चयनित, दोनों डॉक्टरेट, दोनों पक्की दोस्त। नई नई नौकरी, पढ़ाने का जुनून, ग्रंथालय में बैठे बैठे नोट्स बनाते, एक दूसरे को अपना अपना व्याख्यान सुनाते, देखते देखते सत्र बीतते गए। मेरी शादी हो गई। वार्षिक स्टॉक चेकिंग का वक्त आया। इस बार हमें भी भौतिक सत्यापन का काम मिला। इंदु को शासकीय अनुदान से लिए गए उपकरणों का सत्यापन करना था और मुझे केमिकल्स का।
इस प्रकार के क्लरिकल काम में हमारी रुचि नहीं थी। ऊपर से मिल गए टिपिकल कर्मचारी। अपनी टीम के साथ ही जांच करना होता था। सोचो भी कि आज चेकिंग की जाए तो पता चलता था आज चाबी नहीं है। कभी वर्मा जी छुट्टी पर होते तो कभी छेदीलाल, कभी जाधव बीमार है तो कभी कमरुद्दीन। हमने देखा कि सरकारी तंत्र में जो कर्मचारी जितना कम काम करे उसकी उतनी ही अधिक तूती बोलती है। हमारी अधीनस्थ दोनों तूतियों ने हमें कहना शुरू किया, मैडम स्टॉक चेकिंग में रखा क्या एक फॉर्मेलिटी है बस, और क्या उपकरणों को सचमुच देखना नहीं पड़ेगा? इंदु ने पूछा था। मैडम आप लोग नए हो, यहाँ सालों से यही रवैया चला रहा है। हम सर्टिफिकेट लिख लाएंगे, आप बस चिड़िया बिठा देना, ये हो गया वेरिफिकेशन। यही जवाब मिला था। कुछ चीज़ें मिल जाती थी, कुछ के बारे में कह देते फला चीज़ उस टांड पर रखी है तो फला उस अलमारी में, वही मान लिया जाता था। कुदीर्घ काम चोरी और परिपक्व अनुभव के महीन अंतर को पहचानना कहाँ आता था तब हमें। शासकीय अनुदान के रजिस्टर में सभी प्रकार की खरीदी की एंट्री थी। रजिस्टर घोर असंगत ढंग से बना हुआ था। इक्विपमेंट्स, ग्लासवेयर्स, केमिकल्स, माइक्रोस्कोप, वे सभी विविध चीज़ें जो पिछले 70 सालों में शासकीय अनुदान से खरीदी गईं अव्यवस्थित ढंग से लिखी थीं। अलबत्ता माइक्रोस्कोप के लिए अलग से ऑप्टिक्स का रजिस्टर भी था, जिसे पाटड़कर और चौबे मैडम चेक कर रही थीं। इंदु ने पाया माइक्रोस्कोप दोनों रजिस्टरों में चढ़े हैं। दोनों रजिस्टरों में एक दो माइक्रोस्कोप के नंबर मिलाए तो वे सही निकले। उसने सोचा इनका चेकिंग तो मैडम कर ही रही हैं, तो वो अन्य उपकरणों की चेकिंग पर ध्यान देने लगी। पर कई बार छोटे छोटे उपकरण नहीं मिलते तो इंदु पूछती, वर्मा जी स्क्रू ड्राइवर और एनीमोमीटर नहीं दिखाया आपने? अरे मैडम आप भी कहाँ 50 साल पहले की 5-25 रुपयों की खरीदी में अपना दिमाग खपा रही हैं। मैं कंडेमनेशन में डलवा दूंगा, आप यहाँ साइन करो और पढ़ो पढ़ाओ। वर्मा का टालू शोर इतना तीव्र होता कि इंदु की स्थिति को समझने का आलाप मंद्र स्वर से शुरू होकर मौन पर समाप्त हो जाता। मुझसे जाधव कहता, मैडम आपको स्टाफ रूम से उठने की भी ज़रूरत नहीं, मैंने ये रिपोर्ट बना ली है, सारे केमिकल्स कंज्यूमेबल थे, कंज्यूम हो गए, लिख दिया है, आप चिड़िया बिठाओ और घर पहुँचो, बच्चा राह देख रहा होगा। उसके स्वर में ऐसी बला की लापरवाही रहती जिसे वो छुपाना भी नहीं चाहता था। मैं घर आकर अनुपम को कहती, मुझे ढंग से जांच किए बगैर साइन करना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं, टीम में कोई ईमानदारी से चेकिंग करना ही नहीं चाहता। केमिकल की अलमारी में क्या है क्या नहीं ये छोड़ो, उसकी धूल भी नहीं झड़ती और कागज़ पर सब कुछ आ जाता है। सुलोचना, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम एक शासकीय संस्थान में कार्य कर रही हो, ना कि प्राइवेट फर्म में। बिला वजह टेंशन पालती हो, जैसा ढर्रा चल रहा है उसमें ढल जाओ, और वैसे भी कंज्यूमेबल आर्टिकल की चेकिंग के लिए क्या टेंशन लेना। अनुपम के स्वर में भी लापरवाही की वही तरंग रहती, बस फ़र्क रहता तो इतना कि इसमें पतित्व का दिलासा भी चिपका रहता, जो निश्चित ही मेरे लिए नाकाफ़ी था। सालों से चलने वाले ढर्रे में भला क्या तब्दीली आती। फिर भी इस साल प्राचार्य ने जब सघन चेकिंग करने का नोटिस निकाला, विभागीय अव्यवस्था की गंभीरता को समझ इंदु उनसे सीधे मिलाई और रजिस्टर में पाई गई विसंगतियों को बता भी आई। प्राचार्य ने उसे समझाया, इस बार सारे उपकरण और केमिकल अपनी आंख से देखे बगैर साइन मत करना। फिर तो इंदु ने बीड़ा उठा लिया रजिस्टर में लिखे 300 छोटे बड़े उपकरणों की पूरी चेकिंग करने का। मैं भी कभी कभी उसकी मदद के लिए रुक जाती। पहली दिक्कत उपकरणों को पहचानने की थी। हर शोधार्थी ने सभी उपकरणों पर काम नहीं किया होता है जो देखते ही पहचाना जा सके। कई आउटडेटेड इक्विपमेंट्स का लिटरेचर अटाली में से ढूंढना होता, उनके हिस्से अलग अलग जगहों से खोजकर लगभग पूरा उपकरण एक जगह इकट्ठा करना होता। ये विचारना होता कि ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एपरेटस का चैम्बर है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। आधी अधूरी मिली जानकारी को पढ़कर समझना होता। एक दो वरिष्ठ प्राध्यापकों को या जानकार लोगों से सुनिश्चित करवाना होता कि यही रजिस्टर में उल्लेखित उपकरण है। हमारे ही अधीनस्थ टीम के कर्मचारी हमारी ओर ऐसे देखते हम कोल्हू के बैल हों, और साथ ही निरे बेवकूफ़ भी। इस बरस हमारी विभागाध्यक्ष श्रीमती कमला तारे सेवानिवृत्त हो रही थीं। वो चाहती थी कि पूर्ववर्ती विभागाध्यक्षों की तरह उनकी सेवानिवृत्ति भी पत्रजात निरापदता से सुलट जाए। विभाग में परिपाटी थी कि जब भी विभाग का चार्ज दिया या लिया जाता था और कुछ होना हो, कागज़ का पेट भर दिया जाता था। सभी प्राध्यापकों को संबंधित मद का इंचार्ज बताते हुए साइन ले लिए जाते थे। विभागीय टाइपिस्ट कुलकर्णी ने इस बार भी वैसे ही कागज़ टाइप कर लिए। सभी ने साइन कर दिए। इंदु अड़ गई, मैं साइन नहीं करूँगी।
उसका कहना था गवर्नमेंट आर्टिकल का नया रजिस्टर बनाया जाए, सारे उपकरण निकाले जाएं, वर्मा जी और छेदीलाल पूरे समय मेरे साथ रहें, उपकरणों पर नंबर डाले जाएं, सब उपकरण मिलने के बाद और सारी कागजी कार्यवाही होने के बाद ही मैं साइन करूंगी। 25-30 दिनों तक इंदु स्टोर रूम, लैब के कोनों, डिपार्टमेंट के अटालों, गलियारों, चढ़ावों में घूमती रही। एक दिन वो देखती बायनाकुलर नहीं है, दूसरे दिन किसी अलमारी में मिल जाता, अगले दिन वो कैमरा ढूंढती तो अगले दिन वो किसी कोने में दिख जाता। स्टाफ रूम में ठहाके लगते, मेहता और उसके सहयोगी विशेष तौर पर इंदु की हंसी उड़ाते। साल भर भी करे ना इंदु मैडम, गवर्नमेंट का चेकिंग तो पूरा नहीं होने वाला। वो अकेली चेकिंग करती रही। वर्मा और छेदी किसी न किसी बहाने चौराहों की ओर सटक लेते। इस सब के चलते जहाँ संदेह के साथ एक अवसाद सा इंदु की आंखों में उतर आया था, वहीं वर्मा और छेदी की नज़रों में बेधड़क मक्कारी पसरी रहती थी। एक तरफ मुझे लगता मैं इंदु की मदद करूं, दूसरी तरफ घर, बच्चा और खुद का नाम कंज्यूमेबल आर्टिकल में होने की अलिखित सुविधा के चलते अतिरिक्त रुकने का मन नहीं करता। जैसे जैसे वो संपूर्ण चेकिंग की तलहटी में उतर रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे पर तनाव की रेखाएं बढ़ती जा रही थीं। विभाग का एक एक कोना छान लेने के बाद उसे पता चला कि एक कार्ल जीसस ट्राइनाकुलर फोटो माइक्रोस्कोप, जिसकी कीमत 80,000 है, वो कहीं नहीं है। उसका बस लकड़ी का खाली डिब्बा मिला। बाकी सभी माइक्रोस्कोप की गवर्नमेंट के रजिस्टर के साथ ऑप्टिक्स के रजिस्टर में डबल एंट्री थी। उनके बॉडी नंबर भी क्रॉस चेक हो गए, पर विवादास्पद माइक्रोस्कोप की वहाँ एंट्री नहीं थी, तो बॉडी नंबर क्या खाक मिलता। सो वो माइक्रोस्कोप नहीं मिला। पाटड़ कर मटक कर बोली, इंदु तुम्हें पहले ही साल साइन करने से पहले सोचना था कि माइक्रोस्कोप कहाँ है। ये सरासर तुम्हारी नेग्लिजेंस है, गलती तुम्हारी ही है। मैडम आप बात को समझिए, रजिस्टर में लिखे पहले 2 माइक्रोस्कोप जब मैंने आपके साथ क्रॉस चेक किए तो वे वहीं निकले। मैं समझी सभी ऐसे ही होंगे, इसी तरह डबल एंट्री किए हुए, लेकिन इसीलिए मैंने माइक्रोस्कोप किसी भी साल चेक नहीं किए और फिर सघन चेकिंग की बात इसी बरस उठी है। इंदु ने अपना गुस्सा जब्त करके कहा, तो इस बार भी मत करो, मुझे क्या, ये माइक्रोस्कोप ऑप्टिक रजिस्टर में एंटर्ड ही नहीं है। आई एम एट ऑल नॉट कंसर्न विद दिस, कंधे उचकाते हुए पाटड़कर ने कहा। मुंह टेढ़ा कर चौबे भी उसके साथ चिपक ली। मुझे उन दोनों मैडम का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। पाटड़कर की कंधे उचकाने की परिचित अदा के साथ अपमान भी उचक आया। चौबे की टेढ़ी मुख भंगिमा के साथ उपेक्षा भी उकर आई, जिन्हें इंदु ने नज़रअंदाज कर ठीक ही किया। इंदु को दुविधा में देख वर्मा बोला, मैडम आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो इस बार मिसिंग रिपोर्ट कर पचड़े में फंसो, या फिर हर साल की तरह सर्टिफिकेट देकर चैन की नींद निकालो, क्योंकि जांच होगी तो पिछले वेरिफिकेशन में आपकी साइन आप ही के लिए मुसीबत की जड़ बन जाएगी। इंदु समझ नहीं पाई कि वर्मा स्थिति स्पष्ट कर रहा है या धमका रहा है। अस्पष्टता के भाव में उसका चेहरा भीग गया। स्थिति ऐसी थी कि मुझे भी समझ में नहीं पड़ रहा था कि उसे क्या और कैसे समझाऊं। वो रुआंसी हो आई थी। तभी प्रोफेसर मेहंती की नज़र हम पर पड़ी। अरे मैडम आप भी बस किसी ने डरा दिया और डर गई। शासकीय नौकरी में किसी का कभी कुछ नहीं बिगड़ता, ये सिर्फ एनुअल वेरिफिकेशन का मामला है। परचेज में लाखों के हाथी निकल जाते हैं, कभी पूछ भी नहीं अटकती। याद है इन्हीं प्रिंसिपल ने अकाउंटेंट सिकरवार के खिलाफ 15 लाख का कॉशन मनी गबन पकड़ा था ना। अब उन्हीं पर आँच आ रही है, शायद सस्पेंड भी होना पड़े। आप निश्चिंत रहें, हद से हद क्या होगा, इंक्वायरी होगी। कह देना जब चेकिंग किया था तब था, अब नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ लेकिन वो इंचार्जशिप। इंदु का संशय मोहंती सर की समझाइश से संतुष्ट नहीं हुआ था। अरे ये सब कागजी घोड़े हैं, दौड़ते रहते हैं, इनसे ही सरकारी तंत्र का रथ चलता है। आश्चर्य। मोहंती ने भी कंधे उचकाए और चले गए, लेकिन उनके कंधों की उचकन मानो कह रही थी टेक इट इजी। पर इंदु के लिए सब कुछ उतना आसान नहीं रह गया था। वो मिलावट की टंकियों के बीच दूध का दूध और पानी का पानी करना चाह रही थी। इस दौरान विभाग में इंदु को सनकी और हरिश्चंद्र की पदवियां मिल गई थीं। 30 मार्च तक उसने सर्टिफिकेट पर साइन नहीं किए। 1 अप्रैल को मैडम तारे ने उसे अपने चैम्बर में बुलाया। क्यों रे इंदु, तू इतने कितने सालों से चेकिंग कर रही है, इस बार साइन क्यों नहीं किए तूने? मैडम तारे की आवाज़ में उल्हाना था। मैडम वो एक फ़ोटो माइक्रोस्कोप नहीं मिला इसलिए। इंदु का स्वर अकारणीय अपराधी हो चला। देख इंदु, तू मेरी स्टूडेंट रही है, मैं तो अक्टूबर में रिटायर हो जाऊंगी, क्यों मेरी पेंशन रुकवा रही है? साइन कर दे। भला चीज़ कहाँ जाएंगी डिपार्टमेंट से? अब सभी चीज़ें तूने खोज ली हैं।
ये मिल ही जाएगा, क्यों कुलकर्णी? मैडम तारे ने, जिनका उलाहना अब अनुनय विनय में तब्दील हो गया था, कुलकर्णी से सिफारिश की गुहार लगाई। पास बैठे टाइपिस्ट में, जो संभवतः ऐसी स्थितियों के लिए तैयार ही रहता था, तुरंत रजिस्टर पर इस साल का सर्टिफिकेट लिखा पेज इंदु के आगे करते हुए कहा, मैडम आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर वर्मा आपकी चेकिंग में मदद नहीं करेगा तो मैं जुलाई से पक्का आपके साथ चेकिंग में लग जाऊंगा। आप साइन करें, मैं भी अपने चिड़िया बैठा देता हूँ। कुलकर्णी ने अपने दस्तखत की बात कुछ इस तरह से की, कहीं गोया उसकी अकेली साइन ही किसी भी अपराध के खिलाफ अकाट्य प्रमाण रहेगी। इंदु धर्म संकट में पड़ गई। पहली बात ये कि तारे मैडम ने हवाला ही ऐसा दिया था शिक्षक होने का। दूसरे, कुलकर्णी उसकी नज़रों में कर्मठ कर्मचारी था। तर्क हार गए और भावना जीत कर भी शोषित हुई। उसे नहीं मालूम था कि सरकारी नौकरियों में भावना की तथाकथित जीत के साथ ही षड्यंत्र का सिलसिला शुरू होता है। वो किसी कुचक्र में फंसाई जा रही है, इसका उसे आभास ही नहीं हुआ था। मैडम तारे ने बड़ी चतुराई से सभी को अलग अलग बुलाकर कागज़ पर नो ड्यूज़ ले लिए। अब कागज़ पर यह पुख्ता हो गया कि संबंधित रजिस्टर पर जिस प्राध्यापक के साइन हैं, उस रजिस्टर की सभी वस्तुओं की संपूर्ण जिम्मेदारी उसकी है। ये कोई नई बात नहीं थी, विभाग में पहले भी ऐसा हुआ था। इसे रूटीन का काम माना जाता है, लेकिन पहले किसी ने यह नहीं खोजा था कि एक माइक्रोस्कोप नदारत है। सभी कहने लगे, इंदु ने अपने लिए आ बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा कर ली है। उसने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारी है। क्या ज़रूरत थी इतनी गहराई में जाकर चेकिंग करने की? जुलाई से अक्टूबर आ गया था और अब मैडम तारे और कुलकर्णी का व्यवहार ऐसा था गोया उन्होंने इंदु से कोई वादा किया ही न था। इसी बीच नए प्राचार्य आए। उन्होंने इस सत्र में रिटायर होने वाले लोगों के लिए अंतर संकाय चेकिंग कमेटी बनाई। गवर्नमेंट माइक्रोस्कोप का मुद्दा हवा में मौजूद था। कमेटी प्रमुख धारपुरे ने वही माइक्रोस्कोप इंदु मैडम को दिखाने को कहा। जब मार्च में नहीं था तो अब कैसे मिलता? गाछ तो गिरनी ही थी, सो गिरी। उसकी मिसिंग रिपोर्ट कर दी गई। कागज़ भोपाल चले गए। इंदु की परेशानी बढ़ गई। स्टाफ रूम में जितने मुंह उतनी बातें। आखिर माइक्रोस्कोप डॉक्टर टहलवानी की हेडशिप में आया था दुबे जी? प्रोफेसर त्रिवेदी सहज रूप से जानना चाहते। अरे किसी की भी हेडशिप में आया हो, सवाल यह है कि आज की तारीख में वो है कहाँ? टहलवानी की बिलव्ड साली के पास या दुबे जी की खास रिसर्च स्कॉलर पिंकी के पास? त्रिवेदी जी की उत्सुकता को प्रोफेसर मिश्रा झपट कर चटकारे के खाते में फिट कर देते। कौन कह सकता है माइक्रोस्कोप डिपार्टमेंट में आया ही था? किसी ने देखा उसे कभी अपनी आंख से? क्या पता कागज़ पर उसकी एंट्री माइक्रोस्कोप के रूप में हो और वास्तव में सरकारी पैसा कहीं और इन्वेस्ट किया गया हो। चटकारे को न चुभलाते हुए डॉक्टर मेहता मुद्दे की तकनीकी जासूसी शुरू कर देते। भाड़ में जाए माइक्रोस्कोप। मुख्य बात यह है कि अब जबकि वो नहीं है, लायबिलिटी किसकी बनती है? तकनीकी पेचीदगियों में न उलझने की मंशा के साथ बात का सिरा व्यवहारिक खूंटे के साथ कोई ना कोई बांध देता। ऑफ कोर्स हेड की। पहला निर्णयात्मक स्वर उठता, नहीं, गवर्नमेंट इंचार्ज की। दूसरी बुलंद आवाज़ कहती, भाई अल्टीमेट जिम्मेदारी तो प्राचार्य की होती है। तीसरा दृष्टिकोण सामने आता, अरे जब चाबी हेड के पास रहती है तो जिम्मेदारी इंचार्ज या प्राचार्य की कैसे हुई? तुरंत चौथा तर्क खड़ा होता, मूलतः जिम्मेदारी स्टोर कीपर की होती है। इस हेतु उनसे नॉमिनल राशि अपॉइंटमेंट के वक्त ही जमा करवा ली जाती है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि सालों से किसी भी लैब टेक्नीशियन को स्टोर कीपर बनाया ही नहीं गया है। सरकारी कानून कायदों के जाने माने जानकार प्रोफेसर गुप्ता अपनी खास आवाज़ में गुड़गुड़ाते, तब तो जिम्मेदारी तारे मैडम पर ही आएगी। नतीजे पर जल्दी कूद पड़ने वाला कोई कह बैठता, कढ़ी ताई मैडम तारे को कम मत आंको, उनके सचिवालय तक कांटेक्ट हैं। कुलकर्णी ने सभी सर्टिफिकेट में एक लाइन बाद में हाथ से डाल दी है कि यदि कुछ कमी बेसी पाई गई तो इंचार्ज भरपाई के लिए जिम्मेदार होगा। अब बताओ लायबिलिटी किस पर फिक्स होगी? धीमे पर राजदार लहजे में शर्मा जी एक नया पेच कसते दिखते हैं। शासकीय नौकरी में कभी कोई संकट नहीं होता कि आप्त वाक्य के साथ जीने वाले मोहंती सर किसी बहस को अपनी स्थायी निश्चिंतता के साथ समाप्त करते कहते, क्यों फालतू बहस कर रहे हो? लायबिलिटीज़ किसी की भी नहीं होगी, सब बच जाएंगे यार। बस जिम्मेदारी ढोलते चलो, बचते चलो, समय के साथ बात आई गई हो जाएगी। चर्चाएं परिसर में फैलने लगीं। देखते देखते फिर सत्र बीत चला।
पिछली अंतरसंकाय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मैडम तारे की पेंशन रुक गई। नए प्राचार्य ने एक दिन सबको कक्ष में बुलाया। देखिए, माइक्रोस्कोप को लेकर क्योंकि इमीडिएट लायबिलिटी हेड की बनती है, इसलिए फ़िलहाल उनकी पेंशन रुक गई है। पर मामला इतना आसान नहीं है। आप सभी ने अपने अपने चार्ज की जिम्मेदारी स्वयं ली है। सर, हम जिम्मेदार नहीं हैं। वी आर ओनली चेकिंग इन चार्ज, नॉट होलसेल इन चार्ज। हमने कब चार्ज लिया? मेहता ने नाराज़गी के पुट के साथ कहा। मैं भी नहीं मानता कि आप लोग जिम्मेदार हो, लेकिन कागज़ जो आप ही ने साइन किए हैं यही कह रहे हैं कि आप लोग ही होलसेल इंचार्ज हैं। पीत पत्रकारिता का ज़माना है। मैं नहीं चाहता कि संस्थान का नाम खराब हो। आप लोग आपस में विचार कर लीजिए इस मामले को कैसे निपटाया जाए। एक अधिकारी के रूप से शुरू हुई प्राचार्य की आवाज़ सहानुभूति पर क्षण भर ठिठक कर अंततः संस्थान के प्रति भय पर ठहर गई। तब नए विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बेदी ने एक मीटिंग की। उनका कहना था 80,000 का मामला है। हम सब 5-5 हज़ार कंट्रीब्यूट करके माइक्रोस्कोप की राशि ऑफिस में जमा कर रसीद प्राप्त कर लें तो मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से भी बच जाएंगे और भार अकेली इंदू मैडम पर नहीं आएगा। मैंने ताली बजाकर बेदी सर के प्रस्ताव का स्वागत किया तो देखा अकेली मैं ही ताली बजा रही हूँ, बाकी सब चुप साधे बैठे हैं। धीरे धीरे सबने अपने तेवर दिखाए, तर्क बरसाए, पल्ले झाड़े, फुफकारें मारी और प्रस्ताव की धज्जियाँ उड़ाकर चले गए। धज्जियों के बीच मैं, इंदू, बेदी सर और प्रोफेसर महंती बैठे रह गए। कुछ देर बाद वे दोनों भी सांत्वना दे चले गए। मैं और इंदू बगीचे की बेंच पर शाम ढलने तक बैठे रहे। इधर इंदू बहुत चुप चुप रहने लगी थी, खोई खोई सी। मैंने उसे समझाना चाहा, इंदू तू परेशान मत हो, मैं हूँ ना तेरे साथ। 80,000 की ही तो बात है। सुलोचना, बात सिर्फ 80,000 की नहीं, सिद्धांतों की है, मूल्यों की है, बिगड़े तंत्र को सुधारने की कोशिश करने की है, कामचोरी, स्वार्थ, झूठ, फरेब के आगे सच को जिंदा रखने की है, उसने कहा था। उन दिनों इंदू के साथ देर तक रुकने पर मुझे घर पर अनुपम की फटकारें अलग सुननी पड़ती हैं। देखते देखते और 6 महीने बीत गए। इस बीच भोपाल से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए 2 वरिष्ठ अधिकारी कुरैशी और कानून को आए। बेदी सर, मोहंती सर, प्राचार्य और दोनों अधिकारियों तक ने इंदू को कई राउंड्स में अलग अलग और मिलकर समझाना चाहा। इंदू जी, आप एक ही स्टैंड लें कि जब चेकिंग की तब माइक्रोस्कोप था, चाबियां आपके पास नहीं रहती थी, इसलिए आप पर लायबिलिटी नहीं आती है, बस। जब मुझे पता चला इंदू किसी भी तरह नहीं मान रही है तो मैंने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ होना ही ना था और ना हुआ। इंदू सच पर अड़ी रही। उसे विश्वास था विभाग की ढीलम पोल की कहानी सचिवालय के उच्चतम अधिकारियों की आंखें खोल देगी और इस तरह कागजी सत्यापन करने की गलत परिपाटी खत्म हो जाएगी। उसे शाबाशी मिलेगी, सच की ताकत उसे जिताएगी, वस्तु स्थिति सामने आ जाएगी, दोषी को सज़ा मिलेगी। जाहिर है ऐसा कुछ होना ही नहीं था और ना हुआ। हाँ, मैंने अपने एक मित्र को खो दिया। सत्यव्रत होने के गुण का रूपांतरण हो गया। देखो देखो पगली मैडम, डिब्बे वाली पगली मैडम, फूले कोट वाली पगली मैडम में कितने आसानी से वो समाज के हाशिए पर छूट गई, भुला दी गई। इंदू जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड के फ्रोज़न स्लाइड बनाने में सिद्धहस्त थी, समय की कार्बन डाइऑक्साइड ने उसी की ज़िंदगी की स्लाइड फ्रीज कर दी, एक पूरी की पूरी ज़िंदगी कबाड़ में डाल दी। इंदू की स्लाइड टूटी फूटी स्लाइड की लिस्ट में जोड़ दी। अभी आप सुन रहे थे शिक्षा विभाग और सरकारी तंत्र की पोल खोलती, बखिया उधेड़ती हुई कहानी इंदू की स्लाइड, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर किसलय पंचोली। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।